जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर थर्ड, जिसका कोर्स टाइटल आपका है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूपी के स्पेशल रेफरेंस में पढ़ना है। अर्थात जो हमारी स्टेट पॉलिसी है, राज्य की जो राजनीति है, उसको हमें यूपी में कैसी हो रही है उसके विषय में ये हमारा सिलेबस है। और उसके ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम देखेंगे। आपको पता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के यूनिट वाइज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा दिए हैं। अब पेपर थर्ड के यूनिट फर्स्ट से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। हर एक वीडियो में एक यूनिट की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान, तो वहाँ आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। पूरा आपको रिवीजन अच्छे से कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में हमें भारत की राजनीति को पढ़ना है, राज्य की राजनीति को हमें पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में हमारा पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट जो है वह है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। जो पुस्तक है 1967 में लिखी गई थी, वह किसके द्वारा लिखी गई थी? मायरोन वेनर द्वारा स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1967 में लिखी गई थी। जो मायरोन वेनर हैं, उन्होंने 1967 में इस पुस्तक का संपादन किया, जिसने भारतीय राज्यों की राजनीति को एक अलग और स्वायत्त अध्ययन क्षेत्र के रूप में स्थापित किया हुआ था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। इकबाल नारायण के अनुसार राज्य राजनीति के अध्ययन का मुख्य ढांचा क्या होना चाहिए? इकबाल नारायण के अनुसार जो राज्य की राजनीति है उसका मुख्य ढांचा यह है कि राज्यों की राजनीति को राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीति के बीच के समन्वय के रूप में हमें देखना चाहिए। आप अगर जो है ये नोट्स जब दिए जाएंगे तो उसमें आप अच्छे से जब पढ़ेंगे तो आप एक्सप्लेनेशन अवश्य पढ़िएगा। इससे एक नहीं अधिक प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे और अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। वीडियो एक बार आप पूरा देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, और आपको वह जो क्लास करने के बाद टेलीग्राम चैनल से रिवीजन कर लीजिए। अभी आप करते रहेंगे तो आपका जब एग्ज़ाम रहे जिस पेपर का, उस दिन आप पांचों जो यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आप 2x पे लगा के सुन लीजिए। बस ये सभी चीज़ें बिल्कुल आपको तैयार हो जाएंगी। तो यह प्रश्न हमने देख लिया। अगला हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए राज्यपाल के पद का प्रावधान करता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राज्यों का राज्यपाल का पद प्रावधान करता है? वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। हालांकि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल जो है नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात कोई भी एक व्यक्ति है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगला प्रश्न है कोमल राज्य अर्थात सॉफ्ट स्टेट की अवधारणा जो नीतियों को लागू करने में प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाती है, यह किसने दी हुई थी? गुडनार मेडल ने दी हुई थी। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न। तमिलनाडु द्वारा 1969 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित समिति का नाम क्या था? जो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा कर रहा था वह गठित राज्य का जो गठित समिति थी वह राजमन्नार समिति थी। राजमन्नार समिति ने राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने और अनुच्छेद 356 और 57 को समाप्त करने की सिफारिश की हुई थी। अनुच्छेद के बाद आपका ये छठा प्रश्न है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 का संबंध किस राजनीतिक दल से है? यह शिरोमणि अकाली दल से आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध है। अगला प्रश्न सातवां हम देखेंगे। पश्चिम बंगाल ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण और राज्यों की स्वायत्तता थी। अगला प्रश्न आठवां। राज्य राजनीति में प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणा का प्रयोग यूपी के संदर्भ में किसने किया हुआ था? एम.एन. श्रीनिवास ने किया हुआ था। नौवां प्रश्न है भारतीय राजनीति में राज्य स्वायत्तता की मांग का सबसे प्रबल कारण क्या माना जाता है? सबसे प्रबल कारण जो है वह शिक्षा का अभाव माना जाता है। राज्यों को लगता है कि केंद्र राज्यपाल के माध्यम से उनके कार्यों में हस्तक्षेप करता है और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं देता है। अगला प्रश्न आपका 10वां प्रश्न। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के संपादक जिन्होंने कोयलासन पॉलिटिक्स पर काम किया हुआ था वह कौन थे? वह इकबाल नारायण थे। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है। राज्य राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है वह किस पर केंद्रित है? तो वह राजनीतिक दलों और मतदाताओं के वास्तविक व्यवहार और सामाजिक आधार पर केंद्रित है। अगला 12वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में मंडल युग की शुरुआत किस वर्ष के बाद मानी जाती है? तो यह 1990 में मानी जाती है।
13वां प्रश्न है, इसमें से कौन सा कारक राज्य राजनीति के उभरते रुझान में शामिल है? तो जो एकदलीय प्रभुत्व का अंत है, क्षेत्रीय पहचान का सशक्तिकरण, विकास के आधार पर चुनावी प्रतिस्पर्धा, ये सभी जो है इसमें शामिल है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को देने की मांग किस आयोग ने अस्वीकार कर दी थी? तो सरकारिया आयोग ने उसे अस्वीकार कर दी थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे 15वां प्रश्न है, राज्य राजनीति में कोलिशन पॉलिटिक्स का उदय मुख्य रूप से किस वर्ष हुआ था? अर्थात जो गठबंधन की राजनीति है वह राज्य की राजनीति में कब उदय उसका हुआ था? तो वह हुआ था 1967 में। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच विभाजन है। अगला प्रश्न 17वां, राज्य राजनीति के अध्ययन में स्ट्रक्चरल फंक्शन दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? गैब्रियल आमंड जो हैं वह स्ट्रक्चरल फंक्शनल दृष्टिकोण के समर्थक हैं। अगला प्रश्न 18वां, उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश का नाम कब मिला? तो यह मिला था 24 जनवरी 1950 को, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न 19वां है, जो सैनिक संघवाद है उसका डर राज्यों को किस अनुच्छेद के कारण होता है? वह उसका डर जो है अनुच्छेद 352, 55, 56 तीनों से के कारण होता है। 20वां प्रश्न है, नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकीकरण और राज्य राजनीति के बीच संबंध का विश्लेषण किसने किया हुआ था? तो इकबाल नारायण, पाल ब्रास, मायरोन वेनर, इन सभी ने राज्य राजनीति के बीच संबंध का विश्लेषण किया हुआ था नेशनल इंटीग्रेशन में। अगला प्रश्न 21वां, राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? मूल रूप से जो है उसमें 66 विषय शामिल थे। वर्तमान में कितने हैं आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि वर्तमान में राज्य सूची में कितने जो है विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, भारतीय संघवाद में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है प्रतिस्पर्धा संघवाद का क्या अर्थ है? तो प्रतिस्पर्धा संघवाद का अर्थ जो है राज्यों के बीच विकास और निवेश आकर्षित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के उदय को किस राजनीतिक पैटर्न के रूप में देखा जाता है? तो यह मध्यम किसान जातियों का राजनीतिक सशक्तिकरण के रूप में देखा जाता है। 24वां प्रश्न है, सब स्टेट नेशनलिज्म का क्या तात्पर्य है? सब स्टेट नेशनलिज्म का तात्पर्य है कि राज्य के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र जैसे हरित प्रदेश की अलग पहचान की राजनीति होनी चाहिए। 25वां प्रश्न है, सरकारिया कमीशन ने राज्यपाल के बारे में क्या प्रमुख सिफारिशें की हुई थी? तो राज्यपाल राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जो राजनीति में सक्रिय न हो। अगला प्रश्न 26, पूंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? पूंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था। 27वां प्रश्न है, राज्य राजनीति में जो संकीर्णतावाद है उसका क्या अर्थ है? एक प्रकार से संकीर्णतावाद के अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ है केवल अपने स्थानीय या जातिगत हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखना। अगला प्रश्न है 28 नंबर, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वह 1953 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष फजल अली थे। अगला प्रश्न 29 नंबर, आर्टिकल 356 का सर्वाधिक बार प्रयोग किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। 30वां प्रश्न है, इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत होती है। राज्य राजनीति में डेमोक्रेटिक अपसर्ज लोकतांत्रिक उभार की अवधारणा किसने दी हुई थी? योगेंद्र यादव ने दी हुई थी। 32 नंबर, सॉफ्ट स्टेट के विपरीत स्ट्रांग स्टेट की विशेषता क्या है? सॉफ्ट स्टेट के विपरीत जो स्ट्रांग स्टेट है उसकी विशेषता यह है कि कानून को कड़ाई से लागू करने और नीतिगत लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है। अगला प्रश्न 33 नंबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हरित प्रदेश की मांग का आधार क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास और भौगोलिक दूरी जो है वह हरित प्रदेश की मांग का आधार है। अगला प्रश्न 34 नंबर, असममित संघवाद का उदाहरण भारत में कहाँ देखा जाता है? तो यह अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान वाले राज्यों में देखा जाता है। 35 नंबर प्रश्न है, सेफोलॉजी का संबंध किससे है? सेफोलॉजी का संबंध जो है वह मतदान व्यवहार और चुनाव परिणामों का सांख्यिकीय अध्ययन है। 36 नंबर प्रश्न है, डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी का मुख्य आर्थिक पहलू क्या है? तो यह है करों के केंद्रीय पूल में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाना। 37 नंबर प्रश्न है, पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी जो है अभाव की राजनीति पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है मायरोन वेनर।
38 नंबर प्रश्न है, राजनीति में पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति का क्या महत्व है? तो यह जनता के राजनीतिक मूल्यों और विश्वासों को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, रीजनल पार्टीज के उदय ने भारतीय संघवाद को कैसा बना दिया है? तो अधिक बहुलवादी और सहभागी बना दिया है। 40 नंबर प्रश्न है, जोनल काउंसिल्स का गठन किस वर्ष किया गया था? जोनल काउंसिल्स अर्थात क्षेत्रीय परिषदों का गठन 1956 में किया गया था। इस प्रकार से आपके फर्स्ट पेपर मतलब जो थर्ड पेपर है उसका फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए हैं। इसको अभी तुरंत टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट्स आपके आते हैं तो अधिक बच्चों को शेयर भी कीजिए जिससे उनका भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।